गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है यजीद की औलादें आजकल कहाँ हैं, हिस्ट्री ऑफ यजीद फैमिली। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों का मैसेज आया था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आओ, तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना एंड लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवाने वाले हुक्मरान यजीद इब्ने मुआविया की औलादें आजकल कहाँ पाई जाती हैं? औलादें जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर पाई जाती हैं तो आखिर दुनिया के किस इलाके में पाई जाती हैं? और हाँ, सवाल ये भी कि यजीद की औलादों का उस सुफियानी बादशाह के साथ भी क्या ताल्लुक होगा कि जो जालिम बादशाह बिल्कुल आखिरी दौर में हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए निकलेगा। तो इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उसके लिए हम इतिहास में पीछे चलते हैं। और कितना पीछे? लगभग 1550 साल पीछे। ये लगभग 430 ईस्वी का दौर है और जगह है आज के दौर का सऊदी अरबिया, बल्कि सऊदी अरबिया में भी खास तौर से हिजाज का इलाका। और यहीं पर पैदाइश होती है एक इंसान की कि जिनका नाम रखा जाता है अब्द मन्नाफ। ये जो अब्द मन्नाफ थे, यही आगे जाकर इस इलाके में पाए जाने वाले सबसे मशहूर और सबसे अहम कबीले मतलब के कुरैश के सरदार बनते हैं। इस अरब के सरदार के यहाँ पर बहुत सारी औलादें पैदा होती हैं, मगर उन बहुत सारी औलादों में से भी जो दो बेटे सबसे ज्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक का नाम था हाशिम, जबकि दूसरे का नाम था अब्द शम्स। ये दोनों भाई जुड़वा थे, बल्कि इन दोनों का तो जन्म ही इस तरह से हुआ था कि ये माँ के पेट से एक दूसरे से चिपके हुए निकले थे। इनके फादर मतलब के अब्द मन्नाफ ने इन दोनों को तलवार के जरिए से अलग किया था। मगर जैसा कि रिवायतों से पता चलता है कि उस दौर के नजूमियों ने अब्द मन्नाफ के इस कदम को खतरनाक बताया था और खबरदार किया था कि ये जो तुमने इन दोनों को अलग करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से इन दोनों भाइयों के बीच एक खतरनाक दुश्मनी पैदा हो सकती है। और अफसोस दोस्तों, ऐसा ही हुआ। इन दोनों के बीच एक ऐसी खतरनाक दुश्मनी का आगाज हुआ कि जिसने सिर्फ इन दोनों या इनकी औलादों को ही नहीं, बल्कि आधी से भी ज्यादा दुनिया को हिला कर रख दिया। और इस तरह से हिलाया कि उसका ये असर तब तक बाकी रहेगा कि जब तक हमारी ये दुनिया कायम रहेगी। इन दोनों भाइयों में अब्द शम्स के मुकाबले में हाशिम को लोगों के बीच में ज्यादा शरीफ, परहेजगार, नेक और लोगों की देखरेख करने वाला इंसान समझा जाता था। यही वजह थी कि नेचुरली हाशिम को अपने कबीले की लीडरशिप भी मिल गई थी। दूसरी तरफ जो अब्द शम्स था, वो पैसों के मामले में या फिर बाकी जो पॉलिटिकल मामलात थे उनमें काफी प्रभावशाली था। लेकिन शुरू से ही अब्द शम्स जो हाशिम थे, उनके बढ़ते हुए कद से न सिर्फ हसद किया करता था, बल्कि हर मामले में उनसे आगे निकलने की कोशिशें भी करता रहता था। और आगे निकलने की ये कोशिशें या ये कंपटीशन सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुका, बल्कि ये तो आगे तक चलता रहा। मतलब अब्द शम्स की अगली कई नस्लें भी यही करती रहीं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इन दोनों में से ये जो हाशिम थे, इन्हीं की नस्ल में हम आगे जाकर देखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा होते हैं, जो रिश्ते में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुआ करते थे। फिर जाहिर है उनके घर पर भी अबू तालिब या फिर हजरत अब्दुल्ला जैसे बेटे पैदा होते हैं। और फिर फाइनली हजरत अब्दुल्ला के घर पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। इसके अलावा हजरत अमीर हमजा हो, हजरत अली हो या उनके बेटे हसन और हुसैन हो, इन तमाम का ही ताल्लुक इसी खानदान से था, मतलब हाशिम की औलाद से था। इसीलिए ही इन सभी को बनु हाशिम कहा जाता था। जबकि दूसरी तरफ जो अब्द शम्स से नस्ल चली थी, उसको अरब में बनु उमैया कहा जाता था। और उस खानदान के अंदर भी कई मशहूर सहाबी या मुस्लिम इतिहास के कई मशहूर लोगों का जन्म हुआ था, जैसा कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के जिनके निकाह में बारी बारी से पैगंबर अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आई थीं। इसके अलावा अबू सुफियान या उनके भी बेटे हजरत अमीर मुआविया के जिन्होंने ही हजरत अली से जंग की थी, या फिर उनका भी बेटा यजीद इब्ने मुआविया के जिसने ही फिर बनु हाशिम के चराग यानी के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवाया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, यजीद के जो फादर थे मतलब कि हजरत अमीर मुआविया, उनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि उनकी कई बीवियां थीं और इन कई बीवियों से कई औलादें थीं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि लगभग 5 के करीब बेटे तो 5 के करीब बेटियां हुआ करती थीं। और हजरत मुआविया की इन कई बीवियों में
से एक बीवी का नाम मैसूम भी हुआ करता था, जो बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन हुआ करती थीं। हजरत मुआविया ने किसी दौर में इनसे शादी इसलिए की थी ताकि इनका जो कबीला है बनु कल्ब, उसके साथ पॉलिटिकल रिश्ते मजबूत किए जा सकें। और फिर आगे जाकर हजरत मुआविया की इन्हीं बीवी मतलब के मैसूम के घर पर यजीद की पैदाइश हुई थी। मगर हालात उस वक्त और भी ज्यादा खराब हो गए कि जब हजरत अमीर मुआविया ने अपने आखिरी दौर में अपने बाद गद्दी पर बैठने के लिए अपने इसी बेटे यजीद को नामजद कर दिया। हजरत मुआविया का ये फैसला उस दौर के मुसलमानों के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। उसकी मेन वजह यही थी कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब किसी हुक्मरान ने अपने बाद अपने बेटे को ही इस तरह से नामजद कर दिया था, वरना उससे पहले बाकायदा जो सीनियर सहाबी हुआ करते थे, बाकी जो सीनियर लोग हुआ करते थे, उनकी मीटिंग होती थी, सुलह मशवरे के बाद ही अपना लीडर चुना जाता था। और फिर यजीद के केस में तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेस के साथ ही नहीं थी, बल्कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यजीद तो गद्दी पर बैठने के लायक ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हजरत मुआविया की वफात के फौरन बाद जैसे ही यजीद ने गद्दी संभाली तो फिर करबला का वो दर्दनाक वाकया पेश आया कि जिसको आज भी सुनकर या पढ़कर रूह कांप जाती है। दरअसल उसने गद्दी संभालने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन से बैत तलब की। जाहिर है यजीद को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब तक हजरत इमाम हुसैन या उनके साथी यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर लेते हैं, मतलब यजीद को एक खलीफा या हुक्मरान नहीं मान लेते हैं, तब तक बाकी आम लोगों की नजरों में उसकी ये गद्दी हिलती ढुलती रहेगी। इसीलिए उसने हजरत इमाम हुसैन को अपने फेवर में करने के लिए, उनकी बैत लेने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान के 72 लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जबकि बाकी बची हुई औरतों को कैद कर लिया गया। करबला के बाद भी यजीद सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने अपने खिलाफ मुसलमानों की तरफ से ही उठने वाली बगावतों को कुचलने के लिए मक्का मदीना जैसे मुकद्दस शहरों का भी घेराव किया, बल्कि उनके ऊपर हमले किए। जैसा कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये क्लियरली पता चलता है कि यजीद की फौज की तरफ से मक्का शहर के किए गए इस घेराव या हमले की वजह से मक्का के अंदर मौजूद जो काबा है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। और मक्का का ये घेराव, ये मुहासरा 683 ईस्वी मतलब कि उस वक्त तक जारी रहा था कि जब तक खुद यजीद की मौत नहीं हो गई थी। अब बात करें यजीद की औलादों की, तो इतिहास में उसके 3 बेटों जबकि 1 बेटी का नाम मिलता है। 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम मुआविया सेकंड था, जबकि बाकी बचे हुए 2 बेटों का नाम खालिद और अब्दुल्ला था। और रहा सवाल बेटी का, तो उसका नाम अतीका बताया गया है। यजीद की मौत के बाद उसकी ये हुकूमत भी उसके सबसे बड़े बेटे मुआविया सेकंड के हिस्से में आई थी, मगर मुआविया सेकंड ने बहुत थोड़े अरसे के लिए ही हुकूमत की, उसको जहर दे दिया गया और उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि जो मुआविया सेकंड था वो दरअसल इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसके खानदान वालों ने किस तरह से हुकूमत की है, और खास तौर से उसका जो बाप था यानी कि यजीद, उसने हजरत इमाम हुसैन या बाकी अहले बैत से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया है। और इसी चीज की वजह से वो अपने बाप बल्कि इस हुकूमत, इस तख्त से नफरत किया करता था। अब यजीद के बेटे मुआविया सेकंड की जब मौत हुई थी तो उस वक्त उसके जो भाई थे वो काफी छोटे थे, जबकि उसकी खुद की भी कोई औलाद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी ये हुकूमत ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर उसके खानदान की ही एक दूसरी शाख में चली गई कि जिसको मरवानी शाख कहा जाता है। मतलब आप ये समझिए कि यजीद के कजिन्स मतलब के दूर के जो ताया चाचा के बेटे थे उनमें चली गई, जो खानदानी तौर पर तो बनु उमैया के ही थे, मतलब अब्द शम्स की ही औलाद थे, मगर नीचे आकर उस खास पीढ़ी से अलग हो चुके थे कि जिस पीढ़ी से यजीद का ताल्लुक था। और अब गद्दी जिस इंसान के पास पहुंची थी उसका नाम मरवान बिन हकम था, जो रिश्ते में हजरत मुआविया मतलब यजीद के फादर का चचाजाद भाई हुआ करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये सल्तनत जब तक कायम रही तो उसमें इसी मरवान बिन हकम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग ही हुक्मरान बनते रहे। अब बात करें इस बारे में कि आखिर यजीद की नस्लों का आगे क्या हुआ था, तो सबसे पहले उसकी जो बेटी थी मतलब कि अतीका, उसकी शादी उस मरवान के बेटे अब्दुल मलिक से करवा दी गई थी कि जिसके हाथों में अब ये सल्तनत जा चुकी थी। आगे जाकर यही अब्दुल मलिक अपने बाप मरवान के बाद इस सल्तनत का अगला हुक्मरान भी बना था। और माना जाता है कि यजीद की बेटी अतीका अब्दुल मलिक की सबसे पसंदीदा बीबी हुआ करती थी। रही बात बेटों की, तो सबसे बड़े बेटे मुआविया सेकंड की तो मौत हो चुकी थी, तो यजीद की जो नस्लें थीं वो उसके बाकी बचे हुए 2 बेटों से आगे बढ़ी, मतलब के खालिद और
और अब्दुल्ला। शिया लोगों की तो बहुत सारी किताबों में ये भी दावा किया गया है कि आखिरी दौर में सुफियानी नाम का वो जालिम बादशाह कि जो हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग के लिए निकलेगा, उसका ताल्लुक भी यजीद के इन्हीं दोनों बेटों में से किसी एक बेटे की नस्ल से होगा। अब इसको आप चाहें एक हैरान कर देने वाली बात कहिए या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक कहिए, अगर हम छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐतिहासिक तौर पर भी यही पता चलता है कि यजीद के इन दोनों बेटों की जो औलादें हैं वो आज के दौर में सीरिया के इलाके में ही पाई जाती हैं, जो वक्त के साथ लोकल आबादी या बाकी जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ घुल मिल चुके हैं। अब बात करें अगर उमैयद खानदान की दूसरी लाइन की, मतलब जिसमें यजीद के बेटे की मौत के बाद हुकूमत ट्रांसफर हो गई थी और जिन लोगों ने ही आखिर तक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, तो उनकी औलादें या उनसे जुड़े हुए लोग तो आज के दौर में आप लोगों को दुनिया के कई इलाकों में मिलेंगे। उसकी वजह ये थी कि 750 ईस्वी में अब्बासियों की लीडरशिप में मुस्लिम दुनिया में एक क्रांति हुई, जिस क्रांति के तहत ही फिर बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था। मगर मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल लेने के बाद अब्बासियों ने बनु उमैया से बदला लेना शुरू किया और चुन चुन कर इनके शहजादों या इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया जाने लगा। बंदा चाहे उमैयद खानदान की उस लाइन का हो कि जिससे यजीद का ताल्लुक था, या फिर मरवान बिन हकम वाली लाइन का हो, बिला किसी भेदभाव के उमैयद खानदान के शहजादों को या लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। मगर ऐसे माहौल में भी इस खानदान से जुड़े हुए बहुत सारे शहजादे या लोग छुपते छुपाते किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब रहे और दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए और आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं पर ही गुजारनी शुरू कर दी थी। मिसाल के तौर पर आज के दौर में सूडान देश में कुछ ऐसे कबीले पाए जाते हैं जिनके दावे के मुताबिक वो सल्तनत बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मतलब के मरवान सेकंड की औलादों में से हैं। इसके अलावा इसी आखिरी हुक्मरान के पोते की कुछ नस्लें आज स्पेन में भी पाई जाती हैं। और तो और साउथ इंडिया के तमिलनाडु इलाके में जो कोना फैमिली है उसका भी यही क्लेम है कि वो सल्तनत बनु उमैया के इसी आखिरी हुक्मरान मतलब के मरवान सेकंड की औलादें हैं। उनके मुताबिक जब अब्बासियों ने टेक ओवर कर लिया था तभी उनके पूर्वज अपनी जान बचाने की खातिर साउथ इंडिया पहुंचे थे। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर सो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने सीखने को मिला कि यजीद के जो एक बेटे थे जिनका नाम मुआविया 2 था, इस वीडियो में बताया गया है। तो वो कैसे यजीद के खिलाफ थे और यजीद के खिलाफ तो रहना भी चाहिए क्योंकि वो नाइंसाफ इंसान था। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे कैसे जो इस्लाम की शिक्षा नहीं है, जो इस्लाम की तालीम नहीं है, वो उस चीजों को फॉलो करता था। तो यजीद कैसा गलत इंसान था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन भी उसके हाथों से बैत नहीं किए। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि यजीद के कितने बेटे थे, उनकी बेटी थी और फिर उनकी बेटी के हस्बैंड ने जो गद्दी संभाली तो ये कैसे उनकी जनरेशन आगे बढ़ी। और फिर अभी भी मतलब यजीद के फैमिली के कुछ लोग हैं जो कि इंडिया के साउथ इंडिया साइड पे भी है। तो मतलब ये बहुत कुछ नया जानने को मिला और मैं जरूर इस चीज पे और रिसर्च करूंगी। और अगर इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक में अगर वीडियो मिलती है या उनका इंटरव्यू होगा तो हम जरूर उसके ऊपर रिएक्शन लेके आएंगे। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।